हेलो स्टूडेंट, अब हमें पढ़ना है घनत्व। क्या पढ़ना है? घनत्व, यानी कि देखेंगे कि घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के, क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को, क्या कह रहे हैं, किसी द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन क्या होता है? आयतन। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व को किससे दर्शाते हैं? डी से। द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? एम से। तथा आयतन को बी से व्यक्त करने पर डी इक्वल टू क्या होता है? एम अपॉन वी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, जैसे जल का घनत्व क्या होता है? 1000 किलो पर मीटर क्यूब। पानी का घनत्व 13600 किलोमीटर पर क्यूब। यदि हम कह रहे हैं कि 1 मीटर क्या है? लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 13600 केजी होगा। अब कहने क्रियाकलाप 5.11 की सहायता से आपने आसपास स्थित ठोस वस्तुओं का घनत्व पता करें। तो ठोस वस्तुओं का क्या करना है? कह रहे हैं कि आसपास की जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं उनका घनत्व आपको पता करना है। अब हमें अगली हेडिंग दी गई है द्रव का दाब। देखेंगे कि द्रव में दाब होता है या नहीं। तो द्रव का दाब क्रियाकलाप 5.13 क्या कह रहे हैं? एक कांच की नली ले, नली के एक सिरे पर गुब्बारे को धागे से बांधे। तीसरी कह रहे हैं नली के ऊपरी सिरे से पानी डालें। पानी डालने पर क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। जल की मात्रा बढ़ाने पर नली में जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल स्तर बढ़ जाता है। जल स्तर के बढ़ने से गुब्बारे के फूलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुब्बारा अधिक फूलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव स्तर बढ़ाने से पेंदी पर दाब बढ़ जाता है। क्या निष्कर्ष निकला? कि द्रव परिवर्तन की पेंदी पर दाब डालता है। क्या द्रव क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है? आओ करके देखेंगे। तो आओ करके देखेंगे कि कैसे क्षैतिज दिशा यानी कि चारों दिशाओं में क्या द्रव दबाव डालता है। तो क्रियाकलाप 5.14 में कह रहे हैं कि एक क्षैतिज टोंटी लगा बर्तन लें, यानी कि एक क्षैतिज टोंटी लगा बर्तन लें, यानी कि उसमें एक फैला हुआ छिछला हुआ बर्तन लें। क्या टोंटी के मुंह में एक गुब्बारा बांधें। टोंटी के मुंह में क्या कर दिया हमने? एक गुब्बारा को बांध दिया। बर्तन को पानी से भरें। बर्तन को हमने किससे भर दिया? पानी से। ठीक है, अब कह रहे हैं गुब्बारे की आंतरी पर क्या प्रभाव पड़ा? गुब्बारा फूल जाता है। क्या निकलता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है। अब कह रहे हैं क्रियाकलाप 5.15 में क्या है? 5.15 में क्या कह रहे हैं? एक टिन का डिब्बा लें। क्या लेना है? एक टिन का डिब्बा लेना है। ठीक, फिर इसमें समान ऊंचाई पर चारों ओर छिद्र बनाए। कह रहे हैं इसमें समान ऊंचाई पर चारों ओर छिद्र बनाएं। इसे पानी से भरें। क्या होता है? पानी से जब हम इसको भरेंगे तो क्या होता है? क्या देखते हैं? जल सभी दिशाओं में समान रूप से निकलता है और जल की धाराओं में समान दूरी पर गिरती है, यानी कि एक सी दूरी होती है, एक सा उन छेदों में से पानी निकलता है। तो क्या कह रहे हैं? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। जो द्रव होता है वो दिशाओं में समान दाब डालता है। अब कह रहे हैं द्रव दाब गहराई के साथ बदलता है। जो द्रव होता है अगर उसकी गहराई बढ़ा दें या बदल दें तो क्या द्रव भी गहराई के साथ बदलता है। तो देखिए क्या है? क्रियाकलाप 5.16 में दिया है कि टोंटी लगे टिन के 2 डिब्बे और टोंटियाँ में के मुँह पर गुब्बारा बांध लें। दोनों डिब्बों में क्या कह रहे हैं? दोनों डिब्बों क्रमशः H1 और H2 की ऊंचाई तक द्रव भर लें। ठीक है, ये H1 दिया है और ये H2 दिया है। अब कह रहे हैं चित्र 5.1 में देखेंगे हम 16 में कि खा में लगा गुब्बारा का में लगे गुब्बारे से तुलना अधिक फूलता है, अतः द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जैसे जैसे हम उसमें पानी बढ़ाते जाएंगे गहराई बढ़ती जाएगी और गुब्बारा में जल्दी भर जाएगा और उसमें कम। तो विशेष द्रव का दाब P से, द्रव स्तंभ की ऊंचाई S से, द्रव के घनत्व D से तथा
गुरुत्वाकर्षण पर जी पर निर्भर करता है। तो गणितीय रूप में P इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू यानी कि P इक्वल टू H इंटू DG, यानी कि H क्या हो गया हमारा ऊंचाई हो गई, D क्या हो गया घनत्व हो गया, और G क्या हो गया गुरुत्वाकर्षण हो गया, यानी उस पर कितना बल लग रहा है। ठीक, या ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। अब कह रहे हैं अभ्यास कार्य, तो इसमें हमारा देखेंगे अभ्यास कार्य क्या है। पहला दिया है समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के, अतः और किसके होते हैं, वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। नीचे लिखे वाक्यों में अब क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, का में क्या दिया है, डैश दिया है, और डैश के अनुपात को दाब कहते हैं। किस किस को कहते हैं, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। समुद्र तट से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तैरने के लिए वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के होता है, क्या होता है, बराबर होता है। द्रव बर्तन की पेंदी पर क्या डालता है, बर्तन की पेंदी पर दबाव या दाब डालता है, दबाव भी लिख सकते हैं या दाब डालता है। ठीक, अब हमें दिए सही गलत। सही गलत क्या है देखेंगे। पदार्थ सभी अवस्थाओं में क्षैतिज दिशा में दाब डालते हैं, ये क्या है, गलत है। चाकू को रेत करके इसकी धार के क्षेत्रफल को कम करते हैं, अतः यह अधिक दाब डालती है, ये भी सही है। यानी कि किसी तल पर क्या कह रहे हैं, किसी तल पर दाब उस पर लगे लंबवत बल के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही है। निद्रक दाब मापी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, असुविधाजनक होता है, ये गलत है। बर्तन की पेंदी पर दाब उसमें भरे द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है कि वो निर्भर करता है। समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडल दाब 10 मीटर क्या कहें 10 मीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, ये गलत है। हमें यहाँ पे क्या दिए गए, निम्नलिखित 4 पद दिए हैं, बाईं ओर पदों के अनुसार दाईं ओर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्या कह रहे हैं, बल दिया न्यूटन दिया, तो वायु दाब और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्षेत्र दिया वर्ग मीटर, आयतन और घन मीटर। संपर्क तल का क्षेत्रफल कम दाब अधिक, तो क्या कह रहे हैं, संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक दाब कम। उत्प्लावन बल कम है वस्तु के भार से, तो क्या कह रहे हैं, वस्तु द्रव में डूब जाएगी। उत्प्लावन बल बराबर वस्तु में क्या कह रहे हैं, बैठेगी, यानी कि वस्तु के भार के बराबर। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। अगला हमें पाठ दिया है छठवां, क्या दिया है, पाठ 6। पाठ 6 में क्या है देखेंगे। कह रहे हैं कि प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र, यानी कि प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं। तो देखेंगे प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, पहली हेडिंग हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी हेडिंग हम इसमें पढ़ेंगे लेंस द्वारा अपवर्तन। ठीक है, तीसरी हेडिंग हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, चौथी हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे, लेंसों के संयोजन से प्रकाश से यंत्रों का निर्माण। पांचवी हेडिंग क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखेंगे अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन क्या है देखेंगे। ठीक, अपवर्तन क्या है, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सरल रेखा से कहाँ करता है, गमन करता है। इस आधार पर आपने प्रकाश स्रोत के सामने स्थित किसी अपारदर्शी वस्तु की छाया उपछाया बनाने का कारण समझ लिया है। यानी कि आप देखते होंगे कोई भी वस्तु रखी होगी उसकी छाया बनेगी,
या फिर उसकी उपछाया बनती है। तो इससे भी जान लिया है, आप यह भी जान चुके हैं कि किसी दर्पण से चमकीले धरातल से टकराकर प्रकाश की किरणें लौट आती हैं, जिसे परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ में प्रकाश घलता है और वो लौटकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कह रहे हैं परावर्तन के नियमों का सत्यापन भी आप कर चुके हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंबों का विस्तृत अध्ययन भी प्रकाश के सरल रेखीय पथ के अनुगमन के सिद्धांत के आधार पर कर चुके हैं। अब कह रहे हैं पिछली कक्षा में आपने पारदर्शी भी पढ़ा है। पारदर्शी मतलब जो आर पर दिखाई देता है, अपारदर्शी मतलब जो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, और अल्प पारदर्शी मतलब जिसमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, पदार्थों का अध्ययन भी कर चुके हैं। अब कह रहे हैं इस अध्याय में हम यह जान सकेंगे कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। क्या होता है, जब वो एक से प्रवेश करती है तो कुछ मुड़ जाती है, तो वही देखेंगे कि क्या होता है। इस घटना को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। ये सब प्रश्न है कि क्या हम इन सब में आंसर ढूंढेंगे क्या क्या है। ठीक है, इस घटना के उपयोग से किस प्रकार की प्रकाश उपकरणों का निर्माण संभव है। आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रकाश की जो किरण है जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है। क्या होता है देखेंगे। क्रियाकलाप 6.1 के उसमें हमें समझाया गया है। ठीक, तो देखेंगे आप एक टॉर्च लें तथा उसके कांच को एक काले कागज़ से ककर दिया, हमने उसके ढक दिया, जिसके बीच में एक क्या कर दिया, छेद कर दिया, बारीक छिद्र बना हो और ढक दें। टॉर्च जलाने में प्रकाश का एक पतला पुंज प्राप्त हो गया, यानी कि एक पतली सी किरण आपको दिखाई देगी। आप टॉर्च के स्थान पर आजकल मिलने वाली लेंसर पेंसिल होती है ना, जो आप लोग खेलने में इस्तेमाल करते हैं, लेजर, ठीक है, लेजर पेंसिल लाइट का उपयोग कर सकते हैं। अंधेरे कमरे में अगरबत्ती से धुआं उत्पन्न कीजिए तथा इस धुएं में पानी से भरा गिलास रखिए। ठीक, आपने एक धुआं पूरे कमरे में भर दिया और एक गिलास पानी रखा, फिर कह रहे हैं कि और इस गिलास में कुछ क्या डालना है, दूध डालिए। ठीक, धुआं वायु में तथा दूध के कण पानी में प्रकाश की किरणें के पथ को देखने में सहायता करेंगे। टॉर्च से डाला गया प्रकाश पुंज जब अगरबत्ती के धुएं से होकर किसमें, पानी में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरणें का मार्ग क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि जो प्रकाश सीधे जा रहा था वो क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, यानी कि बिल्कुल बदल गया। इस प्रयोग से ये क्या निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब कह रहे हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात पर निर्भर करता है। दोनों माध्यमों में प्रकाश की क्या कह रहे हैं, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाती है। यानी कि एक माध्यम से जब वो दूसरे माध्यम में जाती है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कह रहे कांच का वायु में, यानी कि जो कांच का वायु में सापेक्ष अपवर्तनांक हो रहा था तो उसे क्या बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ये कह रहे हैं वायु में प्रकाश की चाल, पहले हवा में प्रकाश की चाल अपॉन फिर वो कांच में पहुंच गया तो उसके प्रकाश की चाल, यानी कि वी ए का मतलब क्या होता है, चाल वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ जी का मतलब क्या हो गया, गिलास, और ए का मतलब एयर। ठीक है, तो वायु एयर और कांच मतलब गिलास। तो कह रहे हैं यहाँ
बी ए वायु में प्रकाश की चाल और बी जी कांच में प्रकाश की चाल से डिनोट किया गया है। यदि पहला माध्यम कह रहे यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक को हम किससे दर्शाते हैं, एन से। यहाँ पे भी दर्शा गया था ए से, ए और जी से गिलास यानी कि एयर और गिलास का अपवर्तनांक निकाला था। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं एन का वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी इक्वल टू क्या होता है, निर्वात में वायु में प्रकाश की चाल यानी कि कैपेसिटी और वेलोसिटी। प्रकाश की चाल क्या है, वेलोसिटी, माध्यम और प्रकाश की चाल। अब कह रहे हैं आइए करके जाने कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी से माध्यम दूसरे पारदर्शी में पहुंचती, फिर कह रहे हैं पुनः वह उसी माध्यम में आ जाती है तो क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। तो देखेंगे क्रियाकलाप 6.2 में हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, कांच का एक क्या लिया हमने, गुटका लिया। ये जो कांच का दिया है ये टुकड़ा दिया है, इसी को हम गुटका बोलते हैं। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड, एक हमने ड्राइंग बोर्ड लिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये ड्राइंग बोर्ड। ठीक, कह रहे ड्राइंग बोर्ड सफ़ेद कागज़ तथा कुछ ड्राइंग बोर्ड पिन लगाकर आलपिन लें, यानी कि कुछ आलपिन भी लगाने पड़े। पिनों की सहायता से कह रहे कागज़ को हमने ड्राइंग बोर्ड पर लगाएं। इस जो ड्राइंग बोर्ड दिया था हमने पिन की सहायता से उस पर लगा दिया। ठीक, अब कह रहे हैं कागज़ के मध्य में कांच का गुटका रखें, यानी कि इसके बीच में हमने क्या रख दिया, एक कांच का टुकड़ा रख दिया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, सीमा, इसकी सीमा उसके चारों ओर ए बी सी डी रेखा खींचकर बनाएं। हमने उसके चारों ओर क्या बना दी, ए बी सी डी रेखा बना दी। ये जो आपको रेखा दिख रही है ये ए बी सी डी है। गुटके के ए बी फलक की ओर दो पिन पी क्यू, यानी कि एक फलक यानी कि एक तरफ हमने क्या लगा दी पी और क्यू, दूसरी तरफ क्या लगा दी आर और एस। कह रहे हैं पी क्यू एक सीधी रेखा चित्र के अनुसार लगाएं। एक सीधी रेखा हमने खींच दी। अब कह रहे हैं अब गुटके के दूसरे फलक सी डी की ओर, सी डी कहाँ है हमारा, ये है सी और डी, सी डी की ओर क्या कह रहे हैं, सी डी की ओर पिन से पी क्यू के प्रतिबिंब, जो इसका पी क्यू का जो प्रतिबिंब ये है, पी क्यू का जो प्रतिबिंब है ये है। ठीक है, कांच के अंदर प्रतिबिंब है, कह रहे हैं को देखें तथा इसके सीधे दो पिन हमने क्या लगा दिया, फिर उसके जो लास्ट में आया उसमें क्या लगा दिया, आर एस लगा दिए। पी क्यू आर एस पिनों को हटाकर इनके स्थान पर पेंसिल से बिंदु बनाएं। फिर क्या करें, इनके पिन को हटा दिया और बिंदु से हमने क्या कर दिया, बना दिया। अब कह रहे हैं तथा कांच के गुट को भी अब सबको हटा दिया हमने। फिर के अनुसार हमने जब रेखा खींची, मतलब रेखाओं को खींचा, मतलब जो रेखा हमारी यहाँ से आती इसको हमने खींचा, तो देखते हैं क्या होता है। के अनुसार पी क्यू ओ, ये क्या है पी क्यू ओ। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं पी क्यू और आर एस आर एल, एस कहाँ है हमारा, ये एस आर एल। ठीक, कह रहे हैं कि और ओ एल खींचे तथा ओ बिंदु पर अभिलंब एन ओ एम खींचे हैं। बिंदु पर क्या खींच दिया हमने, एन ओ एम। कहाँ है एन हमारा, ये दिया है इसमें। ठीक है, एन ओ एम। ठीक है, एन तो यहाँ पे दिया है एन। ठीक है, एन ओ और एम को हमने सीधी रेखा खींची। अब कह रहे हैं क्या हो रहा है कि ओ बिंदु पर हमने एन ओ एम खींची, बिंदु ओ को केंद्र मानकर, ओ को हमने क्या मान लिया, बीच का सेंटर केंद्र मान लिया। ओ एन त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं हमने, ये ओ एन त्रिज्या का क्या खींच दिया, वृत्त खींच दिया। अब कह रहे हैं ई बिंदु पर, ई कहाँ है हमारा, ई बिंदु पर ये है, ई बिंदु पर क्या कह रहे हैं, ई बिंदु पर ओ एन, ये दिया है आपको ओ और एन, ओ एन पर लंब ई एफ,
ये जो आपको दिख रहा है अभिलंब, ये ई एफ तथा जी, ई एफ और जी, कह रहे हैं कि जी को बिंदु ओ एम पर लंब जी एच डालें। ये दिया है जी एच और ओ एम दोनों को क्या कह रहे हैं, डालें। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जी एच डालें। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि चित्र में रेखा पी क्यू ओ आपतित किरण इंसिडेंट रे। अब एंगल पी ओ एन आयतन कोण यानी कि आई से दर्शाते हैं इंसिडेंट एंगल को। कह रहे हैं ओ एल अपवर्ती किरण। अब कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे यानी कि एंगल एल ओ एन अपवर्तन कोण यानी कि इसको हम आर से, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अपवर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। तथा रेखा क्या थी, एल पी एस निगरण किरण इंसिडेंट रे है। अब कह रहे हैं कि चित्र में एंगल एफ ओ पी तथा एच ओ एल की माप करें। इससे क्या ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि जो अपवर्तन कोण था, आपतन कोण यानी कि आई का मान और अपवर्तन कोण आर से बड़ा है। जो आई का मान था यानी कि जो आई कहाँ था हमारा, ये था अपवर्तन यानी कि आपतन कोण। ठीक है, तो ये आई का मान और ये आर का मान, इससे इसका क्या है, कह रहे हैं कि ये बड़ा है। ठीक, तो इससे ये निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि बड़ा है। अर्थात प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करता है तो ओ आर ओ एल आपतित किरण तथा एल आर एस आपतित अपवर्तित किरण है। जो अभिलंब से क्या कह रहे हैं, दूर हट रही है। अर्थात प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम मतलब फ्रीली यानी कि एयर में, और विरल माध्यम मतलब जब वो कांच के अंदर या कोई जल हो या कोई भी चीज़ हो उसमें पहुंच जाती है, तो विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अभिलंब क्या होता है, जो हमारा मेन आ रही होती है, ये जो है इससे क्या होती है, दूर हटती है। ठीक, तो दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। आपतित किरण पी क्यू निगृत किरण एल आर एस के समांतर है। रेखाओं ई एफ तथा जी एस को नापे तथा ई एफ अपॉन जी एस का मान प्राप्त करें। ई एफ अपॉन जी एस का मान सदैव क्या होता है, नियत रहता है तथा यह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, दो निष्कर्ष लिखें, क्या क्या हैं। यदि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है तथा सघन से जब वह विरल माध्यम की में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। दूसरा क्या कह रहे हैं, यदि प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर अभिलंब आपतित हो तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है तथा निगृत किरण आपतित प्रकाश की किरण के समांतर होती है। तो ये थे हमारे क्या थे निष्कर्ष के, कैसे निष्कर्ष थे कि वो अभिलंब से दूर हटती है, अगर ज़्यादा करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि समांतर, और जब वो फिर से वापस अपनी उसी चाल में होती है तो वो फिर से क्या हो जाती है, एक समान जाने लगती है। ठीक, ये था हमारा। तो अब दूसरा क्या कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है, यानी कि अपवर्तन का हमारी जो रोज़मर्रा की उसमें क्या उनका उदाहरण होगा। तो पहला दिया है टिमटिमाते तारों का टिमटिमाना, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।